आज के 16वें रेलवे के प्रैक्टिस सेट में हम जीएस के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। देखिए, इससे पहले 15 प्रैक्टिस से अपलोड हो चुके हैं और आपने अगर इन प्रैक्टिस सेटों को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर इन सभी प्रैक्टिस सेट को देख लीजिए और इसकी पीडीएफ भी आप जो है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, अभी रिसेंटली जितने भी एग्जाम हो रहे हैं इन्हीं प्रैक्टिस सेट से बहुत सारे प्रश्न उनमें पूछे गए हैं। अभी संडे को एग्जाम हुआ था तो बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे। तो जितने भी प्रैक्टिस सेट मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ उसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो को देखते रहिए और देखिए उन सारे फैक्ट को नोट भी करते रहिएगा जो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और देखिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए, जो हमारा पहला प्रश्न है ये आपका संविधान से संबंधित है और प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के अनुसार जो भारत का राष्ट्रपति होता है ये राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। आंसर बताइए। देखिए, ये अनुच्छेद आपका है अनुच्छेद 352। याद रखिएगा कि अनुच्छेद 352 के अनुसार जो भारत का राष्ट्रपति होता है ये राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। देखिए, हमारे भारतीय संविधान में 3 आपातकालों की बात की गई है। एक होता है राज्य आपातकाल, दूसरा है वित्तीय आपातकाल और तीसरा है राष्ट्रीय आपातकाल। तो देखिए, जो अनुच्छेद अनुच्छेद 352 है तो इसके प्रावधानों के अनुसार जो भारत का राष्ट्रपति होता है ये राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है और अनुच्छेद 356 के प्रावधानों के अनुसार जो भारत का राष्ट्रपति होता है ये राज्य आपातकाल घोषित करता है। और जो भारत का राष्ट्रपति होता है ये अनुच्छेद 360 के प्रावधानों के अनुसार जो है वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है भारत में। तो ये तीनों याद रखिएगा, इन तीनों में से एक न एक आपको एग्जाम में मिल जाएगा। ठीक है, ये तीनों अनुच्छेद बहुत ज़्यादा रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं, एनटीपीसी और ग्रुप डी और जितने भी रेलवे के एग्जाम हैं उनमें। दूसरा प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री हुई। आंसर बताइए। भारत के जितने भी राज्य हैं किसी भी राज्य की बात हो रही है यहाँ पे कि किस राज्य में सबसे पहले कोई भी महिला मुख्यमंत्री बनी थी। देखिए, ये सभी के सभी प्रश्न जो है रेलवे के प्रीवियस ईयर के हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कोई भी महिला जो है पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी, यानी कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में। ठीक है, तो 1947 के बाद उत्तर प्रदेश ऐसा एक अनोखा राज्य बना जहां पर किसी महिला को मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य मिला। और देखिए, जो उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी इनका नाम था सुचेता कृपलानी। ठीक है, नोट कर लीजिएगा कि भारत का जो उत्तर प्रदेश राज्य था यहाँ पर कोई भी महिला सबसे पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी और ये महिला आपकी थी सुचेता कृपलानी। तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी सलाह पर राष्ट्रपति शासन या फिर राज्य आपातकाल लागू किया जाता है। आंसर बताइए। तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा राज्यपाल। देखिए, जो भारत का राष्ट्रपति है ये जो है जो राज्य आपातकाल होता है ये राज्यपाल की सलाह के बाद लागू करता है। देखिए, फिर से जो है हम पहले वाले प्रश्न में लौटते हैं। देखिए, मैंने अभी आपको क्या बताया था 3 आपातकाल के बारे में। जो भारत का राष्ट्रपति होता है तो उसके पास आपातकालीन शक्तियाँ होती हैं और ये अपनी आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग करके 3 आपातकाल लगाता है। पहला होता है राष्ट्रीय आपातकाल और इसको अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लगाता है। दूसरा होता है अनुच्छेद 356 जिसको हम राज्य आपातकाल कहते हैं। तो इसी राज्य आपातकाल की बात हो रही है अनुच्छेद 356 वाले की। ठीक है, तो फिर से दोबारा प्रश्न में वापस आते हैं। तो देखिए, जो भारत का राष्ट्रपति होता है तो ये जो राज्य आपातकाल होता है ये लगाता है जो आपका राज्यपाल होता है राज्य का उसके कहने पे कि जो हमारा फला राज्य है, यानी कि कोई भी राज्यपाल किसी राज्य में अगर वो राज्यपाल है, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, तो अगर वो राष्ट्रपति को कह दें कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ये जो है मतलब इसकी स्थिति बहुत दुर्गत हो गई है या फिर वहाँ पर कोई भी वाह्य आक्रमण की मतलब जो भी है मतलब खतरा वगैरह है, तो ऐसी कुछ परिस्थितियाँ बनती हैं वहाँ पे अगर प्रशासन फेल हो जाए तो जो राज्यपाल होंगी उत्तर प्रदेश की ये कहेंगी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से कि उत्तर प्रदेश में जो आपका राज्य आपातकाल है इसको लगा दीजिए। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। और चौथा प्रश्न आपका है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल हैं। उत्तर बताइए। देखिए, इस प्रश्न का उत्तर मैंने भी पिछले प्रश्न में ही आपको बताया है। तो कभी कभी ऐसे सीरियल वाइज एग्जाम में भी पूछ लेता है कि अगले प्रश्न में पिछले प्रश्न का उत्तर दे देता है। तो देखिए, इसका उत्तर सबको पता है कि 3 प्रकार के जो है हम आपातकाल की बात कही गई है भारत के संविधान में और मैंने आपको बता ही दिया है तीनों। पांचवा प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत सर्वप्रथम किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। इसका आंसर बताइए।
देखिए ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं, मैं अभी प्रीवियस ईयर पेपर देख रहा था मैंने, तो मैंने वहीं से सेलेक्ट किया ये सारे प्रश्न, ठीक है। तो देखिए भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 356 है, इसका प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था पेप्सू में। देखिए पेप्सू का पूरा नाम था पहले पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, ठीक है। और आपको बता दूँ 1951 में जो है पेप्सू में यानी कि पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन में जो है जो आपका राष्ट्रपति शासन है लगाया गया था अनुच्छेद 356 का प्रयोग करते हुए। देखिए एक मैप आपको मैं दिखा रहा हूँ पेप्सू का। पेप्सू जो है ये एक राज्य था पहले, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन नाम से, ठीक है। तो बाद में डिवाइडेशन हुआ। देखिए 1951 में जो है जो आपका पंजाब है, तो पंजाब में जो आपका पेप्सू है कुछ इस प्रकार से एक छोटा सा राज्य हुआ करता था। और उसके बाद फिर क्या हुआ, धीरे धीरे विलय होते गया कई सारे छोटे छोटे क्षेत्रों का। और वर्तमान में फिर जो विलय हुआ इसके बाद से फिर 1966 में कुछ स्थिति इस प्रकार से थी कि पंजाब एक अलग राज्य बन गया, हिमाचल प्रदेश अलग राज्य बन गया और हरियाणा जो है एक अलग राज्य बन गया। बीच में छोटा सा चंडीगढ़ जो है ये एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया, ठीक है। तो पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी क्या है, चंडीगढ़ है। तो ये कुछ इस प्रकार की घटनाएं हुई। यहाँ पे आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 356 का प्रयोग सबसे पहले पेप्सू में किया गया था। और पेप्सू का पूरा नाम क्या है, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। और 1951 में यहाँ पर अनुच्छेद 356 का प्रयोग करते हुए भारत के राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति शासन लगाया था, ठीक है। और छठा प्रश्न है कि उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं तो इनके वेतन और भत्ते दिए जाते हैं, ये कहाँ से दिए जाते हैं, भारत की समेकित निधि से या फिर राज्य की समेकित निधि से या फिर भारत की आकस्मिक निधि से या फिर राज्य की आकस्मिक निधि से। इसका आंसर बताइए। देखिए अगर आप रेलवे का पुराना प्रश्न उठा के देखें प्रश्न पत्र तो उसमें आपको ये प्रश्न मिल जाएगा। तो देखिए उच्च न्यायालय के यानी कि हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं इनके वेतन और भत्ते दिए जाते हैं राज्य की समेकित निधि से। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे लें इलाहाबाद हाई कोर्ट, देखिए उत्तर प्रदेश में जो आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट है जिसकी एक खंडपीठ लखनऊ में स्थित है, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो है जितने भी न्यायाधीश होंगे तो उनका जो वेतन होगा यानी कि सैलरी होगी और उनके जो भत्ते वगैरह होंगे तो ये जो है उत्तर प्रदेश के ही राज्य की समेकित निधि या फिर संचित निधि से दिए जाएंगे। और हमारे भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 202(3) है तो ये जो है इसमें ये बात कही गई है कि अनुच्छेद 202(3) के अनुसार जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे इनको इनका वेतन और भत्ता जो है ये राज्य की संचित या फिर समेकित निधि से दिया जाएगा। और देखिए भारतीय संविधान का एक और अनुच्छेद है अनुच्छेद 112(3). तो अनुच्छेद 112(3) के अनुसार जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे तो इनको जो है जो पेंशन वगैरह होगा तो पेंशन भारत सरकार की संचित निधि से दिए जाएंगे। देखिए यहाँ पे दो कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है कि अगर जो है हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश है तो अगर ये नौकरी कर रहा है कहाँ पे, किसी भी राज्य के हाई कोर्ट में, तो जब तक ये नौकरी करेगा तब तक उसको जो है इसका सैलरी वगैरह मिलेगा कहाँ से, राज्य की संचित निधि से। लेकिन अगर वो रिटायर्ड हो गया तो भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद 112(3) है, ठीक है, ये कहता है कि अगर वो जज रिटायर हो गया हाई कोर्ट से तो उसको जो उसका पेंशन है वो भारत सरकार की संचित निधि से दिया जाएगा। ये दोनों चीज़ें आपको अंदर पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान में बहुत सारे ऐसे अनुच्छेद हैं, तो पूरा आपको नहीं रटना है। जितने मैं आपको सेलेक्टिव बताते जा रहा हूँ उनको बस रटते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम रेलवे में जो है 50 क्वेश्चन गिन के जो है संविधान से पूछे जाते हैं, वो सारे मैं आपको करा दूंगा। वैसे तो मतलब प्रश्नों की संख्या देखी जाए तो मतलब हज़ारों में है भारतीय संविधान से, ठीक है। तो आपको केवल उतना ही पढ़ना है जिससे आपको नौकरी मिल जाए। आपको ज्ञानी पंडित नहीं बनना है, बहुत बड़ा विद्वान नहीं बनना है, अपने आप को जो है चाणक्य नहीं बनाना है। आपको बस रेलवे ग्रुप डी में या फिर एनटीपीसी में आपको अपनी एक सीट पक्की करनी है। सातवां प्रश्न है कि रेडियो एक्टिविटी जो है ये किससे मापी जाती है। देखिए रेडियो एक्टिविटी को हिंदी में हम कहते हैं रेडियो धर्मिता। तो बताइए रेडियो धर्मिता यानी कि रेडियो एक्टिविटी को किससे मापते हैं। देखिए जो आपका रेडियो एक्टिविटी होता है इसको हम मापते हैं गीगर मुलर काउंटर से। फिर से सुनिए, जो आपका रेडियो एक्टिविटी यानी कि रेडियो धर्मिता होता है इसको हम गीगर मुलर काउंटर से मापते हैं। और देखिए बाकी के यहाँ पे जो 3 आपको दिख रहे हैं हाइग्रोमीटर, तो देखिए हाइड्रोमीटर जो है तो इससे जो है देखिए हाइग्रो नहीं ये हाइड्रो है, ठीक है। तो हाइड्रोमीटर से हम नापते हैं द्रवों के घनत्व को और सिज्मोमीटर से हम नापते हैं भूकंप को, यानी कि सिज्मोमीटर जो है ये भूकंप मापी के नाम से जाना जाता है। और जो आपका अमीटर होता है इसके बारे में आप तो क्लास 6 में पढ़े होंगे, यूपी बोर्ड का जो क्लास 6 का सिलेबस है, ठीक है, उसमें है अमीटर के बारे में। तो अमीटर से हम नापते हैं विद्युत धारा, याद रखिएगा अमीटर से विद्युत धारा नापते हैं।
सिस्मोमीटर को हम कहते हैं भूकंप मापी, से भूकंप की तीव्रता मापते हैं। गीगर मुलर काउंटर से हम रेडियो एक्टिविटी नापते हैं। और हाइड्रोमीटर से हम नापते हैं द्रवों का घनत्व। और आठवां प्रश्न है कि जंग रहित लोहा बनाने में निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? उत्तर बताइए। देखिए, जंग रहित लोहा बनाने के लिए लोहे में क्रोमियम को मिलाया जाता है। और नवा प्रश्न भी जो है आपका बहुत ही अनोखा है। देखिए, नवा प्रश्न है कि स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाया जाता है? उत्तर बताइए। देखिए, जो स्टेनलेस स्टील होता है, ठीक है, तो उसमें जो है मतलब उसमें उसको बनाने के लिए उसमें क्रोमियम और निकल मिलाया जाता है, ठीक है। अगर क्रोमियम और निकल हमने लोहे में मिला दिया तो हमें मिल गया स्टेनलेस स्टील, यानी कि उसमें मूर्छा वगैरह नहीं लगेगा, यानी कि जंग नहीं लगेगा। 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक ईंधन है? आंसर बताइए। देखिए, जो आपका पेट्रोलियम होता है, तो पेट्रोलियम जो है ये आपका एक प्राकृतिक ईंधन होता है। प्राकृतिक तरीके से इसको जो है हम क्रूड ऑयल के रूप में जो है इसको निकालते हैं और उसको फिर प्योरीफाई करते हैं और उसमें फिर डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, ये सारी चीज़ें अलग करते हैं, ठीक है। तो पेट्रोलियम जो है आपका एक प्राकृतिक ईंधन है। और 11वां प्रश्न है कि ऑक्टेन संख्या से किसकी गुणवत्ता मापते हैं? बताइए। देखिए, ऑक्टेन नंबर के बारे में बहुत बार एग्जाम में पूछा चुका है। देखिए, ऑक्टेन संख्या जो है इससे पेट्रोल जो आपका होता है, तो पेट्रोल की गुणवत्ता मापते हैं। जिस पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर बेस्ट है वो पेट्रोल बेस्ट होता है, ठीक है। तो ऑक्टेन संख्या से पेट्रोल की गुणवत्ता नापते हैं, इसकी क्वालिटी नापते हैं। 12वां प्रश्न है कि गोबर गैस में मुख्यतः कौन सा तत्व होता है? बताइए। देखिए, ये प्रश्न अभी कल के समीक्षा अधिकारी के पेपर में आया था और मैं इसको करा भी चुका हूँ इस प्रश्न को पहले भी। देखिए, जो आपका गोबर गैस होता है इसमें जो है मेथेन पाया जाता है और मेथेन को इसका केमिकल फार्मूला होता है मेथेन का CH4, ठीक है। तो मेथेन का जो केमिकल फार्मूला होता है CH4 होता है और मेथेन जो है ये गोबर गैस में मुख्य तत्व के रूप में पाया जाता है। 13वां प्रश्न है कि बायोगैस में मुख्यतः क्या होता है? उत्तर बताइए। देखिए, जो आपका बायोगैस होता है तो बायोगैस में क्या पाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड और मेथेन। और 14वां प्रश्न है कि एस्पिरिन क्या होता है? उत्तर बताइए। देखिए, एस्पिरिन आप खाए भी होंगे, एस्पिरिन एक टैबलेट इसकी, ठीक है। देखिए, एस्पिरिन जो है ये आपका होता है एंटीपायरेटिक। और एंटीपायरेटिक का यूज़ कहाँ पे करते हैं? देखिए, जब आपको बुखार हो, ठीक है, तो आपको अगर बुखार हो, आपके शरीर में वेदना यानी कि दर्द हो, तो दर्द और बुखार में एंटीपायरेटिक के रूप में एस्पिरिन का यूज़ करते हैं। तो एस्पिरिन क्या है? एंटीपायरेटिक है। इसका प्रयोग ज्वर होने पर यानी कि बुखार होने पर किया जाता है तथा ये वेदना निवारक भी है, यानी कि दर्द निवारक भी है, पेन किलर भी है। और देखिए, जो आपका एस्पिरिन होता है इसके बारे में एक खास बात जो कि एग्जाम में पूछी गई है। देखिए, एस्पिरिन जो होता है इसको एसिटिल सैलिसिलिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। एग्जाम में प्रश्न घुमा के पूछ लेता है कि एस्पिरिन को जो है किस और से नाम से भी जानते हैं? तो एस्पिरिन को हम एसिटिल सैलिसिलिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। 15वां प्रश्न है कि इटाई इटाई रोग किसके दीर्घकालीन विषाक्तन से होता है, यानी कि टॉक्सिसिटी से होता है? तो देखिए, जो आपका बीमारी है इटाई इटाई रोग, ये जो है कैडमियम की अधिकता से होता है, कैडमियम के जो है विषाक्तन से होता है। और इस बीमारी को जो है सबसे पहले खोजा गया था जापान में, यानी कि जो आपका ये इटाई इटाई रोग है ये सबसे पहले जापान में ऑब्जर्व किया गया था। 16वां प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है? अगर ये प्रश्न नहीं पता है तो फिर आपको क्या बताऊं, चलिए मैं आपको बता देता हूं और आज से आप इसको कभी भूलेंगे नहीं और हमेशा जो है 30 मार्क हम हो जाएंगे एग्जाम में और प्रश्न सही कर लेंगे। देखिए, भारत की जो सबसे बड़ी नदी है आपकी गंगा है। यहाँ पे मैं आपको 4 नदियों के नाम बता रहा हूँ और उनकी लंबाई, इसको नोट कर लीजिएगा आप, क्योंकि कभी कभी नदियों के क्रम पूछ लेता है, मतलब नदियों की लंबाई के अनुसार जो है कहता है कि इनको व्यवस्थित कीजिए इनके लंबाई के अनुसार। तो भारत की जो सबसे बड़ी नदी है, ठीक है, ये आपकी है गंगा नदी और इसकी जो है लंबाई कितनी है? 25-25 यानी कि 2525 किलोमीटर। तो 25 ये 25 करके जो है इसको याद कर लीजिए, ठीक है। तो 25-25 यानी जैसे 20-20 मैच खेलते हैं उसे 25-25 याद कीजिए। तो गंगा की लंबाई कितनी है? 25-25 किलोमीटर यानी कि 2525 किलोमीटर। और देखिए, इसके बाद यहाँ पे जो आपकी दूसरी नदी गोदावरी दिख रही है, तो गंगा बाद इसका नंबर आ रहा है, इसकी जो लंबाई है सबसे अधिक है गंगा के बाद। और इस गोदावरी नदी की लंबाई है 1465 किलोमीटर, नर्मदा की लंबाई है 1312 किलोमीटर, महानदी की लंबाई है 858 किलोमीटर। ये सारे बेसिक पॉइंट्स हैं और ये जिसको नहीं पता होता है वही एग्जाम में भटकते रहता है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। 17वां प्रश्न है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से आता है? जल्दी से बताइए।
देखिए जो आपकी गंगा नदी है, ठीक है, तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। आज से आपको याद रखना है, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। 18वां प्रश्न है कि गंगा नदी किसका उदाहरण है। देखिए अपवाह की तंत्र की बात होती है, कौन सी नदी, मान लीजिए अगर आपका ये डायरेक्शन दिशा है तो ये आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका साउथ हो गया, ये आपका ईस्ट हो गया और ये आपका वेस्ट हो गया। तो ये पूछा जाता है कि कौन सी नदी जो है पूर्ववर्ती अपवाह है, मतलब पूरब की तरफ बह रही है, कौन सी जो है अनुवर्ती अपवाह है, कौन आक्रमवर्ती है, कौन परवर्ती है, ठीक है। तो ऐसे टाइप का मतलब कुछ प्रश्न एग्जाम में बना लिया जाता है। तो देखिए आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको बस इतना ही दिमाग में फिट कर लेना है कि गंगा नदी जो है ये उदाहरण है पूर्ववर्ती अपवाह की। कैसे, मैं आपको थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ। देखिए जो आपकी गंगा नदी है आपको पता होगा ये उत्तराखंड से निकलती है, और उत्तराखंड कहाँ पे लोकेटेड है, ये आपका उत्तर प्रदेश है, और इसके बाद ये जो आसमानी वाला है ये आपका उत्तराखंड है। तो उत्तराखंड से निकलती है उत्तर प्रदेश होते हुए, ऐसे आपका बिहार विहार होते हुए ये फिर यहाँ पे पश्चिम बंगाल में जाती है, फिर यहाँ से फिर जो है ये आपका जो ये वाला पार्ट दिख रहा है ये बांग्लादेश है। तो यहाँ से आगे मिक्स होती है, फिर उसके बाद बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये जो है कहाँ पे जा रही है, ये उत्तर से पूरब की तरफ जा रही है, ठीक है। तो इसीलिए गंगा नदी को हम क्या कहते हैं, पूर्ववर्ती अपवाह। 19वां प्रश्न है कि झूम किसे कहते हैं, आंसर बताइए। याद रखिएगा जो आपका झूम होता है ये खेती का एक प्रोसेस यानी कि पद्धति होता है, और पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ उसके बारे में। 20वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे संसार की छत के नाम से जाना जाता है, आंसर बताइए। देखिए जो आपका पामीर होता है, पामीर है, ठीक है, तो पामीर के पठार को हम कहते हैं संसार का छत। देखिए जो आपका पामीर का पठार है तो ये जो है मध्य एशिया में स्थित एक प्रमुख पठार एवं पर्वत श्रृंखला है, जिसकी रचना जो है ये हिमालय, तियन शान, काराकोरम, कुनलुन और हिंदू कुश श्रृंखलाओं के संगम से हुआ है। तो याद रखिएगा कि जो आपका पामीर का पठार है इसको हम संसार की छत के नाम से जानते हैं, ठीक है। और पामीर का पठार कहाँ पर स्थित है, देखिए यहाँ पे आपको मैप दिख रहा है, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान और ये वाला जो एरिया, ठीक है, यहाँ पे आपको डैश किया गया है, ये आपका है पामीर माउंटेन रेंज। तो कई सारे पर्वतों की श्रृंखला मिलकर जो है पामीर का पठार बनाती है। यहाँ पे मैंने आपको नाम बता दिया कि पामीर जो है ये मध्य एशिया में स्थित एक प्रमुख पठार है और पर्वत श्रृंखला है, जिसकी रचना जो है ये हिमालयन, तियन शान, काराकोरम, कुनलुन और हिंदू कुश श्रृंखलाओं के संगम से हुआ है। हिंदू कुश पर्वत कहाँ पे स्थित है, अफगानिस्तान में, ठीक है। यहाँ पे मैप में आपको दिख भी रहा होगा। तो ये आपके टेस्ट सीरीज का 20 प्रश्न जो है ये कंप्लीट हो गया आज का, और आपको ये वीडियो एक बार फिर से देख के रिवाइज भी कर लेना है, और इसको शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों में ताकि वो भी इस वीडियो को देख सकें, और सबसे ज़रूरी चीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी से। तो जय हिंद, जय भारत।